अब सवाल बनता है कि ड्रग एडिक्शन को हमें सीरियसली क्यों लेना चाहिए। किसी भी पेरेंट या टीचर के लिए ज़रूरी है कि हम ड्रग एडिक्शन को सीरियसली ले लें। क्यों? क्योंकि अभी जैसे आजकल कश्मीर का जो कॉन्टेक्स्ट है, हम देख रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स मैं देखता हूँ 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हेरोइन एडिक्शन करती है। ये हेरोइन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि जो भी बच्चा इसमें चला जाता है, इसके अंदर जो डिपेंडेंस आती है वो बहुत फास्ट है। और इनिशियली जो वो डोज ले लेता था, उसके बाद जिसको हम बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस, एंड दूसरा एक स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस। वो ड्रग टॉलरेंस बहुत जल्दी अचीव हो जाती है। ड्रग टॉलरेंस क्या होता है कि पहले अगर से फॉर एग्जांपल ये 1 ग्राम हेरोइन दिन का इस्तेमाल करता था, जिससे इसका दिन गुजर जाता था, लेकिन अब वही नशा लेने के लिए, वही किक लेने के लिए जो इनकी लैंग्वेज है, उनको 1 ग्राम के बदले 2 ग्राम करना पड़ रहा है, 2 ग्राम के बदले 3 ग्राम का करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं इनके अंदर ड्रग टॉलरेंस आई है। जब ये ड्रग टॉलरेंस आ जाती है तो इनके अंदर वल्नरेबिलिटी हो जाती है, ये ड्रग पेडलर बन जाते हैं। और ड्रग पेडलर मीन्स ये ड्रग डीलर के पास जाएंगे, इसकी रिक्वायरमेंट 2 ग्राम है, ये 10 ग्राम खरीद के लाएगा, 2 ग्राम खुद को यूज़ करेगा, 8 ग्रामों के लिए ये खरीदार ढूंढेगा। तो ये खरीदार कहाँ से लाता है? खरीदार सबसे पहले जो उसके अपने कज़न्स है, अपने दोस्त है, अपने मोहल्ले में लड़के हैं, कॉलेज में लड़के हैं, स्कूल में लड़के हैं, ये सबसे पहले उनको टारगेट करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि अगर कोई भी बच्चा ड्रग एडिक्शन में गया है, हमारे रिश्तेदार का कोई बच्चा गया है या हमारे पड़ोस का कोई बच्चा गया है, तो हमारे बच्चे को इक्वली खतरा है। कोई बच्चा ड्रग एडिक्शन में जाता है, कोई भी बच्चा एक रात में ड्रग एडिक्ट नहीं बनता है। इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स। और जिस तरह हर बीमारी के स्टेजेस होते हैं, इसी तरह ड्रग एडिक्शन के भी स्टेजेस है। और एक पेरेंट को या एक टीचर को चाहिए कि वो उस बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाए ताकि उसको इन स्टेज का पता चल जाए और किस स्टेज पर हमें क्या करना है, कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है, जिससे हमें पता चल जाएगा कहीं हमारा बच्चा ड्रग एडिक्शन में तो नहीं है। हर पेरेंट और हर टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पहले हमने देखना है कि इस बच्चे के बिहेवियरल में कितना चेंज है। एक वो चेंज है जो उसके डेवलपमेंट की वजह से, जो इसके ग्रोथ की वजह से हो। दूसरी होती है वो चेंज जो ऑर्डिनरी, जो इसके पास एक्सप्लेनेशन है, उससे एक्सप्लेन ना ही हो जाए वो। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंट एब्सेंटीज़म। दूसरा, इसके पास जो भी वैल्यूएबल्स होते हैं, आज माँ बाप बोलते हैं कि ये फ़ोन आपने कहाँ रखा, या आप घड़ी आपने कहाँ रखी, वो मैंने दोस्तों को दे दी या वो मैंने एक्सचेंज की है। तीसरा, हमने देखा कि इसका एक शिफ्ट हो जाता है। पहले जिन बच्चों के साथ ये चलता था, अब ये दूसरे लोगों के साथ चलते हैं। वो बच्चे जो स्कूल में बदनाम होते हैं, जो सोसाइटी में बदनाम होते हैं। और चौथा, इंक्रीज डिमांड फॉर द मनी। और पांचवा, एब्सेंट माइंडेडनेस। माँ बाप ने उसको कोई काम बोला है, हाँ मैं कर लूँगा, शाम को जब बात हुई, आपने मुझे कब बताया, मुझे तो इस बात का कोई इल्म नहीं है, आपने मेरे साथ ये बात की ही नहीं है। देन वन मोर थिंग कि ये बच्चे सिक्योरिटी बन जाते हैं। ये अपने बेडरूम में किसी को नहीं आने देंगे, ये अपने वार्डरूम में किसी को देखने नहीं देंगे। एंड देन वन मोर थिंग वी सी कि अगर हम इनके बाजू देखेंगे या इनके हाथ पैर देखेंगे, उसके अंदर हम देखते हैं कि इनके अंदर इंजेक्शन मार्क्स है। और किसी भी ड्रग को करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे इंसुलिन सिरिंज, जैसे सिल्वर फॉइल, जैसे लाइटर, जैसे कभी कभार ये लोग चम्मच का भी यूज़ कर लेते हैं। सो दैट मीन्स किसी भी टीचर को या किसी भी बच्चे को, किसी भी टीचर को या किसी भी पेरेंट को, अगर बच्चों के पास ये सब चीज़ें मिल रही है और जब आप बच्चे से पूछ रहे उसकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही है, तो ये किसी भी टीचर का या पेरेंट का एंटेना एक्टिवेट करना चाहिए कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग। देन हम देख रहे हैं कि जो इसकी सोशलाइजेशन होती है वो इफेक्ट हो जाते हैं। पहले ये सबके साथ मिलता था, सब कभी घर में, आपके घर में रिश्तेदार आया, कोई फ्रेंड आया मिलने के लिए, ये सबसे पहले आके उनसे सलाम करता था, उनसे मिलता था। लेकिन अब ये आइसोलेशन में गया है, अब ये विड्रॉन हो गया है और इसके जो मिजाज में है
وہ चिड़चिड़ापन आ गया यथ अस वनान कि हे यह योर कथ कर यह और खेन वथान सो देन वन मोर थिंग दैट इज इसके ईटिंग बिहेवियर में चेंज आ जाता है और इसका स्लीप पैटर्न बदल जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी ये सब्सटेंस अब्यूज़ में जाते हैं ये लोग बहुत लेट सोएंगे और सुबह देर तक सोएंगे। और इसके अलावा हर पेरेंट को चाहे, हर टीचर को चाहे कि इनके जो सोशल मीडिया है उसको फॉलो करें कि ये किन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहता है, किन लोगों को फॉलो कर रहा है और किन के साथ इनका किसके इन्फ्लुएंस में ये है। लास्ट एक मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूँ कि हर पेरेंट को जब हम काउंटर करते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपका बच्चा शायद ड्रग एडिक्शन कर रहा है, तो एक नी जर्क रिस्पॉन्स उसका होता है कि नहीं मेरा बच्चा ये काम नहीं कर सकता है। वो पड़ोस के बच्चों का नाम लेता है, वो रिश्तेदार के बच्चों का नाम गिनाता है, लेकिन अपने बच्चे पर उसका एक अनशेकेबल बिलीफ होता है कि मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता है। तो मैं उन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप उस भरोसे से बाहर आ जाए, बल्कि आप ये सोचें कि अगर आपके पड़ोस का कोई बच्चा कर रहा है नशा या कर सकता है तो हमारा बच्चा भी ड्रग एडिक्शन में जा सकता है। और हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, हमें माइंडफुल होने की ज़रूरत है और हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। बाकी ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ड्रग एडिक्शन से बचाती है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हर बच्चा इसके लिए वल्नरेबल है, तो मैं हर माँ बाप से अपील कर रहा हूँ, मैं हर टीचर से अपील कर रहा हूँ कि हमें हर स्कूल के लिए एक ड्रग पॉलिसी बनानी है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को रैंडमली चेक कर सकते हैं। मैं हर माँ बाप से अपील कर रहा हूँ कि जब भी आपको शक हो जाएगा, जब भी आपको लगेगा कि मेरे बच्चे के का जो बिहेवियर है वो उसमें काफ़ी चेंजेस आ रही है और आपको एक माँ को सबसे पहले पता चल जाता है, तो उनके लिए मैं ये अपील करूँगा कि इसके लिए जो किट आता है वो कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, आप वो खुद से भी खरीद सकते हैं या आप किसी भी सेंटर पर इसको लाके इसका एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जिससे आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि आपका बच्चा नशा कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। ताकि अगर हमें टाइम पर ये बात पता चल जाए, मैं चाहता हूँ कि किसी भी माँ बाप को सबसे पहली मेरी दुआ है हमारा बच्चा ड्रग एडिक्शन में ना जाए, लेकिन अब अगर वो ड्रग एडिक्शन में गया है तो माँ बाप को सबसे पहले पता चलना चाहिए, टीचर को सबसे पहले पता चलना चाहिए। और अगर इस टीचर को, इस माँ बाप को पता नहीं चल रहा है तो उसको अपने रोल पर एज ए टीचर, एज ए पेरेंट पर सवालिया निशान उठाना चाहिए। जब भी कोई बच्चा ड्रग एडिक्शन में जाता है, उस बच्चे के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उस बच्चे को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गलतियाँ बहुत लोगों से हुई है, आप अकेले ड्रग एडिक्शन में नहीं गए हो। जैसे अभी अगर आप लेटेस्ट सेंसस डेटा देखेंगे जो पार्लियामेंट में पेश किया गया कि 13 लाख पीपल आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। ना बहुत सारे बच्चे इसमें से बाहर आ गए हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा क्योंकि आई नो आपको कौन चीज़ रोकता है। जब आप ड्रग एडिक्शन में गए हैं आपके अंदर डिपेंडेंस पैटर्न आ जाता है। शाम को जब आपको ड्रग नहीं मिलता है आपको पल्पिटेशन हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, आपको शिवरिंग हो जाती है, आपको फ्लशेस हो जाते हैं, आपको गूज बम्प्स हो जाते हैं, आपको पूरी बॉडी में पेन हो जाता है, आपको एब्डोमिनल पेन होती है, आपके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, आपके नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आपको उल्टियाँ आ जाती हैं, सूखी उल्टियाँ आ जाती हैं और पूरे जिस्म में रेस्टलेसनेस हो जाती है, डिस्ट्रेस हो जाता है। ये सब क्या है? इनको हम विड्रॉवल्स बोलते हैं। और यही विड्रॉवल इस बच्चे को मजबूर कर लेते हैं कि वो दोबारा इसी का फिर नशा कर लेता है। इसने अपने माँ बाप से कसम खाई है, अपनी बहन के साथ वादा किया है, अपने दोस्तों के साथ वादा किया कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन जब उसको शाम को नहीं मिलता है,
جب اس کو یہ سارے وڈرالز ایکیوٹ وڈرالز ہو جاتے ہیں وہ مجبور ہو جاتا ہے نشہ کرنے کے لیے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کوئی بچہ ان سب بچوں سے جو اس ڈرگ ایڈکشن میں کسی بھی وجہ سے گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ ہم وڈرالز کو برداشت نہیں کر پائیں گے، ان کے لیے میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ پاسبل ہے. ہمارا جو پولیس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہے اویلیبل ہے، ہمارا SMHS ہاسپٹل میں فیسلٹی ہے، ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، ہمارا پرائیویٹ سینٹر آغاز ہے باغ مہتاب میں ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ جب سرچ کریں گے گوگل میں آپ کو بہت سارے فیسلٹیز مل جائیں گے. اور یہاں پر جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، 80% آپ کی پین، 80% آپ کی ریسٹلیسنس وہ ہم کنٹرول کر پاتے ہیں دوائیوں کی وجہ سے. دوسرے قسم کی دوائیاں ہیں جو ہمیں دینی پڑتی ہے جس سے یہ کنٹرول ہو جاتا ہے. صرف 20% ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کا اگر آپ کا ول پاور ہے، آپ کا موٹیویشن ہے چھوڑنے کا، وہ 20% آپ کنٹرول کر پاتے ہیں. کیوں؟ ہم لوگ پورا 100% کیوں نہیں کنٹرول کر پاتے؟ کیونکہ ہم لوگ زیادہ دوائیاں اس لیے نہیں دے پائیں گے تاکہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا لیور کتنا ڈیمیج ہے، اس کی کڈنیز کتنی ڈیمیج ہے، اس کے باڈی میں اور کیا کیا چیز ہے جس میں ڈیمیج ہوا ہے، تاکہ ہم لوگ ڈوز کو اس حساب سے ایڈجسٹ کریں. اور میں آپ سب لوگوں سے یہ چیلنج کر کے بولتا ہوں کہ جب بھی صرف آپ کے ول پاور کی ضرورت ہے، آپ کے موٹیویشن کی ضرورت ہے، ڈرگ ایڈکشن کو فائٹ کرنے کے لیے صرف 5 دن لگتے ہیں. 5 دن میں ہی آپ کو ڈیفیکلٹیز آتی ہے، لیکن جب آپ کسی فیسلٹی میں جائیں گے وہاں پر جو آپ کو ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، آپ کی جو وہ ڈیفیکلٹی ہے 80% وہ لوگ ہینڈل کر لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سفر آسان بن جاتا ہے. ناؤ 5 دن کے بعد یہ جو دوائیاں شروع ہوئی ہوتی ہے ان کو کم کرنا پڑتا ہے اور الٹیمیٹلی ان کو بند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جتنی اس ٹریٹمنٹ ٹیم کی، جتنی ان ڈاکٹرز کو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دوائیاں شروع کرے، اتنی ہی ضروری وہ ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ دوائیاں ساری بند ہو جائیں. اس کے بعد ہمیں ریلیپس پریونشن پر بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب یہ بچہ اس ہاسپٹل سے باہر آئے، اپنی فیملی میں جائے، اپنی کمیونٹی میں جائے، اپنی سوسائٹی میں جائے، وہ دوبارہ اس میں چلا نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے بھی دوائیاں ہیں جو شروع ہو جاتی ہے صبح سویرے، خالی بریک فاسٹ کے بعد وہ ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے. ہر ماں باپ کو چاہے کہ اس ٹیبلٹ کو پھر انڈر سپرویژن دینا پڑتا ہے، اور اس میں گارنٹی ہے کہ 24 گھنٹے تک وہ بچہ ڈرگ ایڈکشن میں نہیں جا سکتا ہے. لیکن اکثر ہم نے کیا دیکھا کہ آن گراؤنڈ کہ جب بھی ہم ان بچوں کو ٹھیک کرتے ہیں، ماں باپ کو ہم بولتے ہیں کہ یہ دوائی آپ اپنے سپرویژن میں دے دیجئے. کچھ دن کے لیے وہ دے دیتے ہیں، بعد میں ماں سوچتے ہیں کہ بچہ خود کھائے گا، جو کہ نہیں ہوتا ہے، اور اس میں ریلیپس کا خطرہ بن جاتا ہے. ناؤ 5 دن کے بعد یہ جو دوائیاں شروع ہوئی ہوتی ہے ان کو کم کرنا پڑتا ہے اور الٹیمیٹلی ان کو بند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جتنی اس ٹریٹمنٹ ٹیم کی، جتنی ان ڈاکٹرز کو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دوائیاں شروع کرے، اتنی ہی ضروری وہ ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ دوائیاں ساری بند ہو جائیں. اس کے بعد ہمیں ریلیپس پریونشن پر بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب یہ بچہ اس ہاسپٹل سے باہر آئے، اپنی فیملی میں جائے، اپنی کمیونٹی میں جائے، اپنی سوسائٹی میں جائے، وہ دوبارہ اس میں چلا نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے بھی دوائیاں ہیں جو شروع ہو جائیں. کئی سارے بچے آج کل مجھے جواب دیتے ہیں کہ نہیں سر، ہم لوگ بڑا نشہ نہیں کرتے، ہم لوگ ویڈ کرتے ہیں، اور اس ویڈ سے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے. یا کئی بچے یہ بولتے ہیں ہم ویڈ اس لیے لیتے ہیں کہ تاکہ اس سے ہمارا جو ویٹ کم ہو جاتا ہے. میں ان بچوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بک پڑھ لیجئے، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے صلاح کر لیجئے، بات کر لیجئے کہ یہ جو ویڈ ہم لے لیتے ہیں ایٹ واٹ کاسٹ. اگر آپ وہ کاسٹ بیئر کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں. نمبر 1، کیا آپ ویڈ لینا چاہیں گے کہ جس سے آپ کا میموری سسٹم بیٹھ جائے گا، جس سے آپ کی شارٹ ٹرم میموری ہی اڑ جاتی ہے، اور لانگ ٹرم میں آپ کے جو اس کے جو برین پر ایفیکٹس ہے وہ کافی زیادہ سیریس ہے، آپ کی انٹیلیجنس افیکٹ ہو جاتی ہے، اور آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں کینسر کے لیے. جیسے ایک نارمل پاپولیشن سے سموکر زیادہ ولنریبل ہوتا ہے کینسر کے لیے، اسی طرح ایک سموکر سے کینابس پینے والا زیادہ ولنریبل ہوتا ہے کینسر کے لیے. تیسری بات، کیا آپ اس کو لینا چاہتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف یور انفرٹیلٹی؟
कल आप बड़े हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी और आपको डिफ़िकल्टीज आ जाएंगे इन योर मैरिटल लाइफ, आपको डिफ़िकल्टी आ जाएगी बच्चे पैदा करने में। तो अगर आप इस वीड को लेंगे एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स, तो आपको इसको मद्देनज़र रख के सिर्फ यही नहीं सोचना है कि वीड से सिर्फ मुझे कोई फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी इंटरनेट साइट्स जो सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन ही शेयर कर लेती हैं, वो इसके जो नेगेटिव पार्ट है उसको डाउन प्ले कर लेते हैं या उस पर ज़्यादा बात नहीं होती है। और कोई भी बच्चा या बच्ची जो ये सोचे कि वीड पीने से मुझे फ़ायदा होगा, वो गलत बात है। थैंक यू।